नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों ने किया 14 दिसंबर को भूख हड़ताल का ऐलान, दिया दिल्ली चलो का नारा, जयपुर दिल्ली हाईवे से करेंगे कूच। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार कोरोना काल के अंधेरे में इन नए काले कानूनों को लेकर क्यों आई, पूछे कई और सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों के आगे सरकार को झुकना ही होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने किया 14 दिसंबर को भूख हड़ताल का ऐलान, दिया दिल्ली चलो का नारा, जयपुर दिल्ली हाईवे से करेंगे कूच। जी हां दोस्तों, किसान नेताओं ने शनिवार को नए कृषि कानूनों के वापसी की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि वह 14 तारीख को अनशन पर बैठेंगे। इस बीच किसानों ने कई टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है और कई दूसरी सड़कें जाम करने की चेतावनी दी है। किसान यूनियन के नेताओं ने बताया कि हमने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। राजस्थान के शाहजहांपुर के किसान रविवार को सुबह 11 बजे जयपुर दिल्ली राजमार्ग के जरिए दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले, केंद्र सरकार कोरोना काल के अंधेरे में इन नए कृषि कानूनों को लेकर क्यों आई, पूछे कई और सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाग लेते हुए नए कृषि कानूनों को लेकर जमकर केंद्र सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देश के किसानों और उनकी पार्टी से टकराना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार इन नए कृषि कानूनों को कोरोना काल के दौर में रात के अंधेरे में क्यों लाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन काले कानूनों को लाने की क्या जरूरत पड़ गई। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि केंद्र सरकार इस काले कानून को लाने की किसानों ने मांग उठाई थी या किसी सियासी दल ने केंद्र सरकार के समक्ष किसानों के लिए यह कानून लाने की मांग रखी। क्या इन सभी सवालों का जवाब केंद्र सरकार के पास है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि किसानों का नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन उनकी आजीविका के लिए जंग है। उन्होंने किसानों की इस जंग को मात्र 62 करोड़ ग्रामीण जनता तक ही सीमित नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने कहा यह जंग उन 120 करोड़ लोगों की है जो किसानों की खेती के बल पर अपना जीवन को पालते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस आंदोलन को सियासी कहना किसानों का अपमान है। कांग्रेस नेता ने कहा, यदि सरकार कानून में 14 संशोधन करने को तैयार है तो वह इस कानून को ही खत्म क्यों नहीं करती है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार देश का एक ऐसा किसान यूनियन बताए जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में हो। उन्होंने कहा कि हर किसान संगठन इस नए कृषि कानून को सरकार से वापस लेने की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि कृषि राज्य का मामला है, फिर कृषि को लेकर केंद्र सरकार कानून कैसे बना सकती है। कांग्रेस नेता ने पार्टी के घोषणा पत्रों में मंडी सुधारों का जिक्र रहने पर कहा कि इस बात पर झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने इस आरोप पर कहा कि इस पर पार्टी की तरफ से कहा गया था कि एपीएमसी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी मंडियां 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में है, इसे हमारी पार्टी नजदीक के गांव में लाए जाने की बात कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के करीब 25 लाख करोड़ का किसी कृषि व्यवसाय को मात्र 5 उद्योगपतियों को देने की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस ने कोई ऐसा काला कानून बनाया है। इस दौरान उन्होंने पहले तो सरकार से इस नए कृषि काले कानूनों को खत्म करने की मांग रखी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्यालय से कृषि कानून का विरोध कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बाइक रैली निकाली। किसान जन जागरण यात्रा निकालने के दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं को तहसील चौराहे पर ही रोक दिया गया। मुस्तैद थी पुलिस। बाइक रैली के माध्यम से किसान जन जागरण यात्रा निकालने से पहले ही जिला कार्यालय के बाहर एसडीएम सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद था ताकि रैली को आगे न जाने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे निकलने का प्रयास करते रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी सपा कार्यकर्ता आगे नहीं जा सके और उन्होंने वहीं पर ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एसडीएम सदस्य सत्य प्रकाश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद सपा कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर वापस चले गए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शनिवार को कृषि कानून के विरोध में बाइक रैली के जरिए जिला कार्यालय हापुड़ से अच्छेजा, निजामपुर, नया गांव, कमालपुर होते हुए आलमपुर तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को तहसील चौराहे पर ही रोक दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस ने छापेमारी कर 80 कार्टून विदेशी शराब की जब्त, महिला को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों,
बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को जिले के गढ़पुरा थाना पुलिस ने सुजानपुर गांव निवासी राम शोभित सहनी के घर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 50 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने आरोपी के घर से राम शोभित सहनी की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है कि आखिर शराब कहां से लाई गई थी और किसे बेची जा रही थी। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राम शोभित सहनी के घर से अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की किडनी लगातार हो रही खराब, डॉक्टर बोले स्थिति ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि उनका किडनी फंक्शन कभी भी बिगड़ सकता है। हालांकि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि लालू यादव की किडनी 25% फंक्शन कर रही है, कभी भी उनकी किडनी काम करना बंद कर सकती है। हमने लिखित में उच्च पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति ठीक नहीं है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट हैं और डॉक्टर उमेश प्रसाद उनका इलाज कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को बीते माह रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि लालू यादव उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद एक ऑडियो भी सामने आया था। हालांकि राजद ने आरोप को नकार दिया था। इसके बाद लालू यादव को वापस अस्पताल ले जाया गया था। योगी सरकार के धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। इसी कड़ी में योगी सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई थी जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2020 को बयान दिया था कि यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। सीएम का मानना है कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़की से शादी धर्म परिवर्तन कराने के षड्यंत्र का हिस्सा है। एकल पीठ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है। इसके बाद सीएम योगी का यह बयान आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले के विपरीत फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 2 बालिग शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी व धर्म चुनने का अधिकार है। याचिका में आरोप लगाया गया है यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। यह अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोप यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग हाईकोर्ट से की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने किया 11 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत का दावा, कहा नहीं पसीज रहा मोदी सरकार का दिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो गई और इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया, पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। उन्होंने यह सवाल भी किया, सरकार अब भी अन्नदाताओं नहीं अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है राजधर्म बड़ा है या राजहट। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने जिस खबर का हवाला दिया उसके मुताबिक दिल्ली के निकट चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में बीमार होने के बाद 11 किसानों की मौत हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टोल फ्री करके किसानों ने दी चेतावनी, चाहे जेल भेजो या गोली मारो, बर्दाश्त नहीं काला कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। भाकियों के आह्वान पर शनिवार को दर्जनों किसानों ने सिवाया टोल प्लाजा पर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक धरना देते हुए टोल को फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि चाहे उन्हें जेल भेजा जाए या गोली मारी जाए, इस काले कानून के समाप्त होने तक उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानून के विरोध में आज देश भर में सभी जिलों में टोल फ्री करने का ऐलान किया था, जिसके चलते भाकियू नेता संजय दौरालिया
और रविंद्र दौरालिया के नेतृत्व में दर्जनों किसानों दिन निकलते ही सिवाया टोल प्लाजा पर जा धमके। किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना देते हुए सभी वाहनों के लिए टोल को फ्री कर दिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए टोल के कर्मचारी भी विरोध की हिम्मत नहीं जुटा सके। हालांकि किसानों के हंगामे की सूचना के चलते मौके पर कई थानों की पुलिस सहित एसडीएम अमित कुमार भारतीय और सीओ सरधना संजीव दीक्षित भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस भी किसानों के सामने मौन साधे रही। इस दौरान किसान नेता संजय दौरालिया ने कृषि कानून को काला कानून बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार इस कानून को समाप्त नहीं करेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, फिर चाहे किसानों को गोली मारी जाए या जेल भेजा जाए। किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सवाल, कृषि कानूनों को हटाने के लिए और कितनी आहुति देंगे हमारे किसान भाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों की मांगों को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सरकार से पूछा कि किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। दरअसल किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत होने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार से यह सवाल किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी शेयर की है जिसमें दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में अब तक 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। वहीं इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने किसानों की आय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि देश का आम कृषक पंजाब के किसान के बराबर आय चाहता है, लेकिन मोदी उन्हें बिहार के किसान की आमदनी के समक्ष रखना चाहती है। राहुल ने कहा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बदल सकता है वोटर आईडी का स्वरूप, चुनाव आयोग जारी करेगा डिजिटल आईडी। जी हां दोस्तों, भारत में जल्द लोगों को वोटर आईडी की हार्ड कॉपी रखने से आजादी मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता आईडी कार्डों को डिजिटाइज करने और हार्ड कॉपी से दूर करने की योजना बना रहा है। इस मामले से परिचित लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप में कर सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में वोटर आईडी फिलहाल सिर्फ हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है और अब पीडीएफ के रूप में इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह योजना कैसे काम करेगी कि तौर तरीकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्ड का डिजिटल स्वरूप मतदाता आईडी कार्ड की छपाई की लागत को दूर करने में मदद करेगा। प्रस्ताव को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार द्वारा लागू करने से पहले इसे मंजूरी देनी होगी। 2019 के आंकड़ों के अनुसार आयोग के पास लगभग 91.1 पंजीकृत मतदाता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, हमें क्षेत्र के अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्य समूहों एवं जनता से विचार और सुझाव मिलते रहे हैं। उनमें से यह एक विचार है जिस पर हम काम कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या डिजिटल मतदाता पहचान पत्र का मतलब यह होगा कि कोई मतदाता उसे किसी ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन में रख सके, तो अधिकारी ने कहा कि आयोग पहले फैसला कर ले, उसके बाद इस तरह का ब्यौरा तय किया जाएगा। अधिकारी ने बताया, इसे मोबाइल वेबसाइट, ईमेल के जरिए रखा जा सकता है। विचार यह है कि इसकी तेजी से आपूर्ति की जाए और उस तक आसानी से पहुंच हो। कार्ड के छपने और मतदाता तक पहुंचने में समय लगता है। आधार कार्ड, स्थायी लेखा संख्या कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी डिजिटल माध्यम में उपलब्ध है। डिजिटल माध्यम में मतदाता की तस्वीर भी बिल्कुल साफ होगी ताकि आसानी से उसकी पहचान की जा सके। आयोग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग को कोई फैसला करने से पहले इसके सुरक्षा पहलुओं को देखना होगा। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र 1993 में पहली बार लाया गया था और यह पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में और बिगड़ सकते हैं हालात, पंजाब से 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान सिंघू बॉर्डर रवाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से करीब 50,000 किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आ रहे किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी लेकर आ रहे हैं। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान रवाना मोगा पहुंचे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के पंजाब के प्रधान सतनाम सिंह ने कहा कि शुक्रवार को पंजाब के अलग अलग जिलों से लगभग 1200 ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। इन किसानों में फिरोजपुर, फाजिलका, अबोहर, फरीदकोट और के किसान भी शामिल हैं। किसान अपने साथ ठंड से बचने के लिए तिरपाल, गर्म कपड़े और अगले कई महीनों का राशन भी साथ लेकर निकले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के किसान की बिहार जैसी हालत करना चाहती है मोदी सरकार।
राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने एक चार्ट शेयर कर दावा किया है कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की कमाई कम है। राहुल ने लिखा है, किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। वायनाड के सांसद ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की सालाना आमदनी सबसे कम है। राहुल ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि एक कृषक परिवार की कमाई का सालाना औसत 77,124 रुपए है। अगर इसे महीने में बांटे तो यह 6,427 रुपए होता है। दावा किया गया है कि यह मासिक आय महीने के 6,223 रुपए के खर्च की सीमा को बड़ी मुश्किल से पार कर पाता है। ऐसे में किसानों के पास बहुत कम बचत हो पाती है। चार्ट में दिखाया गया है कि पंजाब के किसान की सालाना औसत कमाई 2,16,708 रुपए है। इसके बाद हरियाणा के किसानों की सालाना औसत कमाई 1,73,208 रुपए है, जबकि बिहार के किसान की सालाना औसत कमाई 42,684 रुपए है, जबकि यूपी के किसान की कमाई 58,944 रुपए है। चार्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के किसानों की औसत कमाई 1,52,196 रुपए, केरल के किसान की 1,42,668 और कर्नाटक के किसान की औसत 1,05,984 रुपए सालाना आय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान संगठन, मनमाने कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा है। शुक्रवार को कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तरफ से 3 किसान बिल को रद्द करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट AP सिंह ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में तीनों कानूनों को असंवैधानिक करार कर रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अब यूनियन ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि ये अधिनियम अवैध और मनमाने हैं। इनसे कृषि उत्पादन के संघबद्ध होने और व्यवसायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून असंवैधानिक है क्योंकि किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉरपोरेट लालच का दया पर रखा जा रहा है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने रेल रोको आंदोलन भी शुरू करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना जरूरी विचार विमर्श किए ही ये कानून बना दिए हैं। बता दें कि जून में केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। सितंबर में इन पर बिल पास कर दिया गया, जिसके बाद जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गए। किसान अध्यादेश लाए जाने के बाद से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाए जाने के बाद इनका विरोध तेज हुआ है। पंजाब में विरोध प्रदर्शन जब सफल नहीं हुआ तो पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के साथ दिल्ली का रुख किया, लेकिन पहले हरियाणा और फिर दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया है। किसान दिल्ली के कई प्रवेश बिंदुओं पर को जाम करके बैठे हुए हैं। उनकी कानूनों पर 5 राउंड में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार ने उन्हें कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। किसानों ने कानून वापस न लिए जाने की स्थिति में 12 और 14 दिसंबर को इससे भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार बोले, कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार, किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। दिल्ली में गतिरोध जारी है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इन कानूनों को बिना चर्चा के पारित किया गया था। सभी ने सरकार से कहा था कि वे इस पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष की बात को दरकिनार करते हुए सरकार ने कृषि कानूनों को संसद से जल्दबाजी में पारित किया। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि अब केंद्र सरकार किसानों की मांग को सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी यह आंदोलन दिल्ली सीमाओं तक सीमित है। यदि सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल गया। मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार की सारी कोशिशें अब तक विफल साबित हुई है। आज इस मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से धरना तोड़ने की अपील की, साथ उन्होंने एक नया सवाल भी खड़ा किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को झटका, कमल है राष्ट्रीय फूल, फिर पार्टी चिन्ह के तौर पर कैसे भाजपा कर रही यूज।
हाईकोर्ट ने दागा सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 40 सालों से जिस कमल के चुनाव चिन्ह पर देश भर में चुनाव लड़ रही है, अब उसके इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कमल को राजनीतिक दल के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल को लेकर कुछ समय पहले ही जनहित याचिका दायर हुई थी। इसमें भाजपा पर राष्ट्रीय फूल के चिन्ह के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल चुनाव के निशान के तौर पर कैसे दे दिया गया। कोर्ट ने भाजपा द्वारा कमल के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर ईसी से जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होनी है। हाईकोर्ट में यह मुद्दा भी उठा कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह को लोगों के रूप में प्रचारित करने की छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभावपूर्ण होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।